तो ये कहानी है इस हाई स्कूल स्टूडेंट की जो दो लोगों के साथ समन हो जाता है एक दूसरी दुनिया में, जहां पर पता चलता है कि इन तीनों के पास मैजिकल पावर्स है और इस दुनिया में इन तीनों का पाला पड़ जाता है देवताओं और डीमन लॉर्ड्स के साथ। पर इस हाई स्कूल स्टूडेंट के पास है एक बहुत खतरनाक ओवर पावर्ड एबिलिटी, जिसका इस्तेमाल करते हुए क्या वो बन पाएगा इस दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। तो कहानी के शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम साकामाकी इज़ायोई है। इज़ायोई देखता है कि उसके सामने कुछ गुंडे हैं जो कि एक लड़के को बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं। ये सब चीजें देखते हुए इज़ायोई उठ जाता है और वो एक पत्थर उठाकर कहता है कि जरा मुझे भी तो मजा लेने दो, और वो उस पत्थर को बहुत जोर से एक नदी में फेंक देता है, जिससे नदी का पानी उड़ने लग जाता है और सबकी धज्जियां उड़ जाती है। इज़ायोई और ऐसे पत्थर फेंककर धमाके कर देता है जिससे ये सारे के सारे गुंडे और वो लड़का यहाँ से भाग जाते हैं। और इस चीज के बाद इज़ायोई कहता है कि ये दुनिया कितनी ज्यादा पकाऊ है। और यहीं पर हम देखते हैं कि आसमान में उड़ती हुई एक चिट्ठी इज़ायोई के पास आती है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हम एक पुराने जमाने के जापानीज कैसल को देखते हैं, जहां पर हम आस्का कुडो नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे अपने कमरे के अंदर एक लेटर पड़ा हुआ दिखता है। आस्का के पास उसकी मेड आती है उसे चाय देने के लिए, लेकिन तभी आस्का किसी तरह की पावर का यूज करती है और कहती है कि मुझे अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है, यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद वो मेड यहाँ से चले जाती है कुछ कहे बिना, और वो टेबल पे पड़े हुए लेटर को उठाकर कहती है कि लगता है मजा आने वाला है। दोबारा से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम एक अजीब सी जगह पे कासुकाबे यो नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि बिल्कुल उसी तरह का लेटर लेकर आती है जो कि आस्का और इज़ायोई को मिला था। कासुकाबे के वो लेटर खोलते ही उसके अंदर से बहुत सारी लाइट निकलने लग जाती है और हम देखते हैं कि इज़ायोई, आस्का और कासुकाबे कहीं पर नीचे गिरने लग जाते हैं और वो सारे के सारे एक नदी के अंदर गिर जाते हैं। जिसके बाद वो बाहर निकलकर अपने कपड़े सुखाने लग जाते हैं। इज़ायोई आस्का से कहता है कि क्या मैं जान सकता हूँ तुम कौन हो, जिसके आंसर में आस्का कहती है मेरा नाम तो आस्का कुडो है, तुम्हारा क्या नाम है गैंगस्टर से दिखने वाले बच्चे। जिसके आंसर में इज़ायोई कहता है कि तुम मुझे इस दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का कह सकती हो, मेरा नाम साकामाकी इज़ायोई है। जिसके बाद कासुकाबे यो भी अपना इंट्रोडक्शन देती है सबको। यहीं पर हम झाड़ियों के पीछे एक बनी गर्ल को देखते हैं जो कि अभी इन सबको देख रही है। इज़ायोई और आस्का को पता चल जाता है कि झाड़ियों के पीछे कोई तो है और वो उस बनी गर्ल से झाड़ियों से निकलने के लिए कहते हैं, जिसे सुनते ही वो बनी गर्ल हल्की सी घबरा जाती है और झाड़ियों से निकल के अपना इंट्रोडक्शन देने ही लगती है कि उसी समय हम देखते हैं कि इज़ायोई उस बनी गर्ल के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। वो बनी गर्ल दोबारा अपना इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करती है कि इसी समय इज़ायोई दोबारा उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। यहीं पर कासुकाबे और आस्का भी उसके ऊपर हमला करने लग जाते हैं और उसकी बहुत ज्यादा बुरी तरह धज्जियां उड़ा देते हैं। जिसके बाद वो सारे उसके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम अपना इंट्रोडक्शन अब दे सकती हो। यहीं पर कासुकाबे उस बनी गर्ल का एक कान पकड़ लेती है और वो बनी गर्ल चिल्लाने लग जाती है। और चीजें यहीं पर नहीं रुकती, आस्का और इज़ायोई भी उसके कान पकड़ के खींचने लग जाते हैं। उस बनी गर्ल की बहुत ज्यादा बुरी तरह धज्जियां उड़ने के बाद वो बनी गर्ल बताती है कि उसका नाम कुरो उसागी है और इस समय वो सभी के सभी एक नई दुनिया में समन हो चुके हैं जिसका नाम लिटिल गार्डन है। कुरो उसागी बताती है कि उन सब के पास बचपन से कुछ स्पेशल पावर्स हैं, जो स्पेशल पावर उन्हें इस दुनिया के गॉड्स ने दी है ताकि वो इस वर्ल्ड में आकर गेम्स खेल सकें। और वो बताती है कि लिटिल गार्डन के अंदर सारे लोग अलग अलग तरह की गेम्स खेलते हैं, लेकिन गेम्स खेलने के लिए उन्हें कुछ दाव पे लगाना पड़ता है और अगर वो जीत जाते हैं तो फिर उन्हें बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। और कुरो उसागी कहती है कि आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबके साथ एक गेम खेलना चाहती हूँ ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि तुम सभी के सभी इस दुनिया में टिक भी सकते हो या फिर नहीं। और वो मैजिक का इस्तेमाल करते हुए एक टेबल को समन करती है और वो कहती है कि अगर तुम सभी के सभी इस गेम को भी खत्म नहीं कर पाए तो फिर मैं ये मान सकती हूँ कि तुम्हारे अंदर कोई भी बात नहीं है। जिसे सुनने के बाद इज़ायोई कहता है क्या तुम हमें भड़काने की कोशिश कर रही हो। जिस चीज को सुनने के बाद उसागी कहती है क्या मेरे बच्चे को गुस्सा आ गया, लेकिन अंदर से हम देखते हैं कि उसागी की बुरी तरीके से फटी हुई थी। जिसके बाद वो टेबल के ऊपर बहुत सारे कार्ड्स बिछाने के बाद कहती है कि उन सभी ने इन सारे के सारे कार्ड्स के अंदर से फेस कार्ड्स को ढूंढना है। और वो कहती है कि अगर तुमने फेस कार्ड्स को ढूंढ लिया तो फिर तुम जीत जाओगे और अगर तुम जीत जाओगे तो फिर मैं तुम्हारी कही हुई किसी भी बात को फॉलो कर लूंगी। यहीं पर इज़ायोई कहता है क्या तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो। और इज़ायोई की अश्लीलता को देखते हुए उसागी बहुत ज्यादा शर्माने लग जाती है और इस चीज को देखकर आस्का और कासुकाबे को भी काफी ज्यादा अजीब सा लगता है। इसके बाद इज़ायोई, कासुकाबे और आस्का इन सारे के सारे कार्ड्स को देख के याद कर लेते हैं। जब गेम शुरू होता है इज़ायोई कहता है कि वो सबसे पहले गेम खेलना चाहता है, जिसके बाद वो सबसे पहले उल्टे रखे हुए सारे कार्ड्स को घूरता है और एक कार्ड के ऊपर जोर से मार देता है जिससे पूरा टेबल हिल जाता है और सारे के सारे कार्ड्स हवा में उड़ जाते हैं। मौके पे चौका मारते हुए कासुकाबे और आस्का इनमें से फेस कार्ड्स को उठा लेते हैं
और उसागी का तो मुंह खुला का खुला ही रह जाता है कि आखिर उसकी आंखों के सामने ये हो तो हो क्या गया। लेकिन अभी तक इज़ायोई ने अपने कार्ड को नहीं उठाया है, जिस चीज को ध्यान में रखते हुए उसागी इज़ायोई से अपना कार्ड दिखाने के लिए कहती है, जिसके बाद इज़ायोई कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं जीत चुका हूँ। और वो दिखाता है कि उसने फेस कार्ड के ऊपर ही हाथ रखा था और वो बताता है कि उसने यहाँ पर पड़े हुए सारे के सारे कार्ड्स की पोजीशन को अच्छे से याद कर लिया था। ये चीज सुनकर बनी गर्ल को लगता है कि इज़ायोई कुछ ज्यादा ही स्मार्ट निकला। इसके बाद इज़ायोई कहता है कि अब जब मैं गेम जीत चुका हूँ तो फिर तुम मेरी कोई भी बात मानने वाली हो, है ना। ये चीज सुनते ही उसागी डर जाती है कि इज़ायोई उसे क्या करने के लिए कहने वाला है, लेकिन इज़ायोई को इधर उधर का सवाल पूछने की जगह पूछता है, उसागी मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ये बताओ, क्या ये दुनिया इंटरेस्टिंग है। जिसे सुनने के बाद उसागी कहती है कि दुनिया बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार है, आपको यहाँ पर रहकर मजा आ जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और हम लिटिल गार्डन के एंट्रेंस गेट को देखते हैं, जहाँ पर इस समय जिन रसल नाम का ये बच्चा बैठा हुआ है। यहाँ पर कुछ बच्चे पानी भर के लाते हैं और इसी समय हम देखते हैं कि इधर उसागी आ जाती है और वो जिन रसल को बताती है कि वो यहाँ पर 3 बहुत ही ज्यादा जबास लोग लेकर आई है। लेकिन तभी उसागी देखती है कि यहाँ पर सिर्फ आस्का और कासुकाबे हैं। आस्का बताती है कि इज़ायोई इस दुनिया के अंत को देखने के लिए चला गया है और उसने कहा था कि वो शाम तक वापस आ जाएगा, तो फिर उन्होंने उसे रोका नहीं। लेकिन तभी उसागी कहती है कि तुमने उसे इसलिए नहीं रोका क्योंकि तुम आलसी हो। जिसे सुनने के बाद आस्का और कासुकाबे कहती हैं कि तुम कुछ गलत नहीं कह रही। इज़ायोई की इस हरकत के ऊपर उसागी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके बालों का कलर भी चेंज होकर पिंक हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए बहुत ज्यादा स्पीड में इज़ायोई को ढूंढने के लिए निकल जाती है। इतनी ही देर में जिन रसल अपना इंट्रोडक्शन देता है कासुकाबे और आस्का को, जिसके बाद वो उन्हें गेट के पार लेकर जाता है लिटिल गार्डन के अंदर और वो बताता है कि यहाँ पर हर जाति के अलग अलग लोग रहते हैं। यहीं पर हम उसागी को देखते हैं जो कि ऑलमोस्ट दुनिया के अंत तक पहुंच चुकी है। यहाँ पर उसे काफी सारे धमाके दिखते हैं और वो समझ जाती है कि ये इज़ायोई ने करे हैं, जिसके बाद वो उसके पीछे चले जाती है और वो इज़ायोई को देख भी लेती है एक झरने के सामने। और इज़ायोई उसागी को बताता है कि वो दुनिया के अंत तक आ चुका है। यहीं पर उसागी इज़ायोई से पूछती है कहीं उसने किसी गॉड को तो चैलेंज नहीं कर दिया डुएल के लिए, जिसके आंसर में इज़ायोई कहता है दरअसल मैंने एक वाटर गॉड के साथ लड़ाई शुरू कर ली है। और यहीं पर हम देखते हैं कि पानी के अंदर से एक वाटर गॉड निकल कर आता है। इस वाटर गॉड को देखकर उसागी की तो फट जाती है, लेकिन इज़ायोई को बहुत ज्यादा मजा आने लग जाता है और वो इस वाटर गॉड के साथ लड़ना शुरू कर देता है। वो उस गॉड के हमले को कैंसिल करने के बाद उसके सिर के ऊपर एक लात मार के उसे खत्म कर देता है और वो उसागी से कहता है कि ऐसे तो वो 10,000 भगवानों को मार सकता है एक दिन में। और ये चीज देखकर उसागी काफी ज्यादा हैरान और खुश हो जाती है। सीन शिफ्ट हो जाता है और हम आस्का, कासुकाबे और जिन को देखते हैं, जहाँ पर इस समय वो एक कैफे आई हैं और खाना ऑर्डर कर रहे हैं। यहाँ की ऑर्डर टेकर कासुकाबे की बिल्ली की भाषा भी समझ पा रही है और मुझे अभी पता चलता है कि ये बिल्ली नहीं दरअसल एक बिल्ला है, जो कि उस ऑर्डर टेकर के ऊपर थोड़ी सी हॉट लाइनें मार देता है और वो ऑर्डर टेकर शर्मा के यहाँ से चली जाती है। यहीं पर कासुकाबे कहती है कि पहली बार मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिली हूँ जो मेरे अलावा मेरी बिल्ली से बात कर सकता है, जिस चीज को सुनकर आस्का काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और यहीं पर कासुकाबे बताती है कि वो एनिमल किंगडम के सारे एनिमल से बात कर सकती है और आस्का और कासुकाबे एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। यहीं पर आस्का अपनी पावर समझाने ही लगती है कि उसी समय यहाँ पर एक और आदमी आ जाता है, जो कि देखने में एक बहुत ही ज्यादा हट्टा कट्टा बीस्टमैन लग रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हम उसागी को देखते हैं, जो कि उस वाटर गॉड को मरने पर मिलने वाले रिवॉर्ड को ले लेती है और वो ये लेने के बाद कहती है कि अब हमारी कम्युनिटी को पानी भरने की दिक्कत नहीं होने वाली। तभी इज़ायोई कहता है कि मुझे एक चीज तो समझ आ गई है कि इस समय तुम मेरे से कुछ बड़ा छुपा रही हो, लेकिन तुम सच अभी बताओ या फिर बाद में बताओ, इससे ये बात नहीं बदल जाएगी कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। जिस चीज को सुनकर उसागी के बालों का दोबारा से कलर चेंज हो जाता है और वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है। दोबारा से सी शिफ्ट हो जाता है और हम कासुकाबे, आस्का और जिन रसल को देखते हैं, जहां पर उनके पास वो बीस्टमैन बैठने के बाद जिन रसल उससे कहता है कि उसे यहाँ से उठ जाना चाहिए, लेकिन वो बीस्टमैन कहता है कि मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, कुछ भी कर लो। जिसके बाद वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि उसका नाम गैल्डो गैस्पर है। सी शिफ्ट हो जाता है और हम उसागी को देखते हैं, जो इज़ायोई को बताती है कि पहले भी उनके पास एक बहुत ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी थी। इस दुनिया में कम्युनिटीज सेनाओं की तरह होती हैं, यानी जिसकी कम्युनिटी सबसे ज़्यादा ताकतवर और बड़ी होगी वो यहाँ पर राज कर सकता है। पहले उनकी कम्युनिटी लिटिल गार्डन की सबसे ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी थी, लेकिन एक दिन उन्हें एक डीमन लॉर्ड ने चैलेंज कर लिया। लेकिन जब उनकी कम्युनिटी डीमन लॉर्ड से हार गई तो फिर डीमन लॉर्ड ने उनकी कम्युनिटी का नाम छीन लिया और उनकी कम्युनिटी के 80% मेंबर्स मार दिए और अब उनकी कम्युनिटी में सिर्फ बच्चे ही बचे हैं।
ये सुनते ही इज़ायोई कहता है कि ये तो बड़ी ही ज़्यादा प्यारी कहानी है यार। और उसागी कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, और वो कहती है कि तुम मेरा मजाक उड़ाना कब बंद करोगे। जिसके बाद उसागी बताती है कि उनकी कम्युनिटी का नाम अब नो नेम पड़ चुका है और उनकी कम्युनिटी को मेहनत करनी पड़ती है दिन रात खाने के लिए। और उसागी इज़ायोई से माफ़ी मांगती है उसे इस चीज़ के बारे में पहले ना बताने के लिए, और वो उससे कहती है कि अगर वो चाहता है तो फिर वो किसी बड़ी और अच्छी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकता है उनकी कम्युनिटी को ज्वाइन करने की जगह। लेकिन इज़ायोई कहता है कि तुम्हारी कहानी में दम तो है और मैं तुम्हारा साथ देने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ, क्योंकि एक डीमन लॉर्ड को मारना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये चीज़ सुनते ही उसागी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके बालों का कलर भी चेंज हो जाता है और वो शुक्रिया कहती है। इसके बाद हम गैल्डो गैस्पर को देखते हैं जो कि सारी कम्युनिटी वाली बातचीत बताता है कासुकाबे और आस्का को, और वो उनसे गैल्डो की कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए कहता है क्योंकि उसकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बड़ी और ताकतवर है। पर तभी आस्का बताती है कि इस दुनिया में आने से पहले वो एक बहुत ही ज़्यादा अमीर लड़की थी, वो उसे ज़िंदगी से पक चुकी थी, इस वजह से वो यहाँ पर आई। लेकिन अगर वो यहाँ पर भी एक आरामदायक जिंदगी बिताएगी तो फिर उसे मज़ा नहीं आने वाला, जिस वजह से वो गैल्डो की पार्टी को ज्वाइन नहीं करने वाली। यहीं पर कासुकाबे बताती है कि उसको तो फर्क भी नहीं पड़ता कि वो कौन सी कम्युनिटी में जाए, क्योंकि वो तो यहाँ पर सिर्फ इंसानी दोस्त बनाने के लिए आई है। ये चीज़ सुनकर आस्का कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हारी पहली दोस्त बन जाती हूँ, और कासुकाबे को ये सुनकर काफ़ी अच्छा लगता है। जिसके बाद ये दोनों ही मना कर देते हैं गैल्डो की पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। ये चीज़ सुनते ही गैल्डो को गुस्सा आता है और वो उठने ही लगता कि उसी समय आस्का अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए गैल्डो से चुप होने के लिए कहती है और बैठ जाने के लिए कहती है, जिसके बाद गैल्डो ना चाहते हुए भी नीचे बैठ जाता है। जिसके बाद आस्का सबसे पहले जिन रसल से पूछती है कि गैल्डो ने जो सब कहा है वो सच है या फिर नहीं, जिसके आंसर में जिन रसल कहता है कि गैल्डो की सारी बातें सच हैं। अब आस्का गैल्डो से पूछती है कि उसने अपनी पार्टी को इतना ज़्यादा बड़ा और ताकतवर कैसे करा, जिसके बाद गैल्डो कहता है कि उसने यहाँ पर मौजूद बहुत सारे बंदों की बीवी और बच्चों को किडनैप कर लिया और उन्हें एज अ हॉस्टेज रखने के बाद उन बंदों ने उसकी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लिया और उसके लिए पागलों की तरह काम करना शुरू कर दिया। लेकिन उन परिवारों के बच्चों को संभालना उसके बस में नहीं था, तो फिर उसने पहले दिन ही उन बच्चों को मार दिया। पर उन फैमिलीज को तो ये पता ही नहीं कि उनके बच्चे मर चुके हैं और वो अभी भी उनके लिए काम करते रहते हैं। और गैल्डो अभी और बकवास करता है कि आस्का उसे चुप करा देती है, जिसके बाद वो एक चुटकी बजा के अपनी पावर का असर खत्म करती है और गैल्डो को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है बीस्ट के अंदर। लेकिन तभी कासुकाबे गैल्डो का हाथ मोड़ के उसे जमीन पर नीचे लिटा देती है और आस्का गैल्डो से कहती है कि वो उसे एक फाइट के लिए चैलेंज करना चाहती है, जिस फाइट के रूल्स को गैल्डो खुद लिख सकता है। अगर आस्का और कासुकाबे जीत गए तो फिर वो उन सारे के सारे बंदों को छोड़ देगा जिनसे वो अपनी कम्युनिटी में काम करा रहा है। लेकिन अगर आस्का और कासुकाबे हार गई तो फिर वो उसकी कम्युनिटी में आ जाएंगे और उसके लिए जो चाहे वो करेंगी। अब जब यहाँ पर उसागी आती है उसकी तो फटके चार हो जाती है कि आखिर यहाँ पर हो कैसे गया ये सब, और वो इज़ायोई की मदद मांगती है इस फाइट में लड़ने के लिए। लेकिन इज़ायोई कहता है कि वो तो इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करने वाला। वो बताता है कि गैल्डो को कासुकाबे और आस्का ने ही चैलेंज करा है तो फिर उन्हें ही लड़ना चाहिए। जिसके बाद वो सारे के सारे कहीं पर जाने लग जाते हैं। वो सब लोग अभी वहाँ पर पहुँचते ही कि उसी समय हम देखते हैं यहाँ पर एक सफ़ेद बाल वाली छोटी सी लड़की आती है जो कि उसागी के ऊपर चढ़ जाती है और वो कहती है कि उसागी के साथ खेलना उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी उसागी उस लड़की को दूर फेंक देती है और कहती है कि वो उसके ऊपर दोबारा ऐसे ना चिपके। वो लड़की अभी इज़ायोई के ऊपर गिरने लगती है, लेकिन तभी इज़ायोई उसे लात मार के नीचे गिरा देता है। जिसके बाद वो सब लोग उस लड़की के घर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि इस लड़की का नाम शिरोयाशा है और ये एक वाइट डीमन है। यहीं पर उसागी इज़ायोई, कासुकाबे और आस्का को बताती है कि इस दुनिया में 7 अलग अलग फ्लोर होते हैं। इस समय वो 7th फ्लोर के अंदर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कमज़ोर लोग रहते हैं और शिरोयाशा इस फ्लोर की मास्टर है। यहीं पर शिरोयाशा इज़ायोई को बताती है कि जिस वाटर गॉड को इज़ायोई ने मारा था वो शिरोयाशा ने ही बनाया था। जिस चीज़ को सुनकर इज़ायोई शिरोयाशा से पूछता है क्या तुम उस गॉड से ताकतवर हो, और अभी यहाँ पर किसी ने कोई बातचीत भी नहीं करी और हमें पर्पस भी नहीं पता चला कि उसागी उनको यहाँ पर क्यों लेकर आई है। लेकिन कासुकाबे, आस्का और इज़ायोई चैलेंज कर देते हैं शिरोयाशा को एक मैच के लिए, जिसे देखकर उसागी को काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लग जाती है और शिरोयाशा कहती है कि वो उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करती है। जिसके बाद वो एक बहुत ज़्यादा खतरनाक मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उन सबको टेलीपोर्ट कर देती है एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सी अनजान जगह पे। शिरोयाशा बताती है कि वो यहाँ पर एक गेम खेलने वाले हैं। जिसके बाद वो यहाँ पर एक ग्राइफोन नाम के मिथिकल क्रिएचर को समन करती है और शिरोयाशा बताती है कि जो भी इसकी पीठ के ऊपर सवारी कर सकेगा गिरे बिना, वो इस गेम को जीत जाएगी और शिरोयाशा उसे थोड़े से रिवॉर्ड्स भी देगी।
जिसके बाद वो एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करती है इस गेम के रूल्स का और सबको दिखा देती है। जिसके बाद वो पूछती है कि ग्राइफॉन की सवारी सबसे पहले कौन करना चाहेगा, जिसके आंसर में कासुका भी कहती है कि वो उसकी सवारी करना चाहती है। जिसके बाद वो आगे बढ़ती है और सबसे पहले ग्राइफोन से बातचीत करने की कोशिश करती है। ग्राइफोन शिरोयाशा से कहता है, अगर मैं तुम्हें अपनी पीठ की सवारी करने दूंगा तो फिर बदले में तुम क्या दोगे मुझे? जिसके आंसर में कासुकाबे कहती है कि वो उसे अपनी जान देगी। अगर वो सवारी खत्म होने से पहले उसकी पीठ से गिर गई तो फिर वो उसे खा सकता है। बाकी सब लोग उसे अपने शब्द वापस लेने के लिए कहती है, लेकिन शिरोयाशा कहती है कि इस गेम में और कोई दखलंदाजी नहीं दे सकता। जिसके बाद कासुकाबे चढ़ जाती है ग्राइफोन के ऊपर और वो सवारी को शुरू कर देते हैं। जैसे ही कासुकाबे उड़ना शुरू करती है, पहले तो उसके लिए उड़ना आसान था, लेकिन जैसे जैसे टाइम और स्पीड बढ़ता है उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है और जी फोर्स भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवीली इम्पैक्ट करने लग जाती है। यहीं पर हम कासुकाबे के पास्ट का सीन देखते हैं, जिधर हमें जानने को मिलता है कि कासुकाबे बहुत ज़्यादा बीमार रहती है और अपने पैरों पर भी चल नहीं सकती। कासुकाबे को उसके डैड एक पेंडेंट देते हैं जो कि एक मैजिकल पेंडेंट है, और इस पेंडेंट का इस्तेमाल करते हुए कासुकाबे जमीन पे चलने के लायक बन जाती है। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहां पर गेम खत्म हो जाती है और कासुकाबे इस गेम में जीत जाती है। लेकिन जैसे ही वो जीतती है उसे चक्कर आता है और वो ग्राइफोन की पीठ से नीचे गिरने लग जाती है जमीन पर। उसागी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी इज़ायोई उसे रोक लेता है और वो कहता है कि अभी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। कासुकाबे ने जो पेंडेंट पहना था वो चमकने लग जाता है और उसे होश आने के बाद वो हवा में चलने लग जाती है और नीचे आ जाती है बिना किसी दिक्कत के। और इज़ायोई इसके बाद कहता है कि मुझे पहले ही पता चल गया था कि तुम्हारी असली एबिलिटी ये है कि तुम जानवरों से बात करने के अलावा उनकी एबिलिटी को भी एक्वायर कर सकती हो। लेकिन तभी कासुकाबे कहती है कि मैं उनसे कोई भी ताकत छीनती नहीं, वो मुझे अपने आप देते हैं। और ग्राइफोन कहता है कि वो बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि जब कासुकाबे गिरने वाली थी तब ग्राइफोन ने उसे अपनी पावर का थोड़ा सा हिस्सा दिया था। जिसके बाद शिरोयाशा कासुकाबे को एज विनर घोषित करने के बाद एक ताली बजाती है। जिसके बाद यहाँ पर 3 कार्ड समन हो जाते हैं जो इज़ायोई, आस्का और कासुकाबे को मिल जाते हैं। इन कार्ड्स के ऊपर उनकी पावर के बारे में लिखा है, जहाँ पर कासुकाबे और आस्का की पावर्स तो यहाँ लिखी हुई हैं, लेकिन इज़ायोई की पावर पे लिखा हुआ है अननोन। और इज़ायोई कहता है कि मेरी असली ताकत के बारे में तो सिर्फ मुझे ही पता है। शिरोयाशा भी इज़ायोई के कार्ड को देखती है और वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। जिसके बाद वो सारे लोग उस खंडर जगह पर जाते हैं जहाँ पर नो नेम्स कम्युनिटी रहती है, और सारे के सारे लोग इस चीज़ को देखकर हैरान थे कि ये पूरी की पूरी ज़मीन बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि डीमन लॉर्ड की नो नेम से यहीं पर लड़ाई हुई थी। ये सब देखकर इज़ायोई हंसता है और कहता है कि ये कहानी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। सीन शिफ्ट होता है और हम गैल्डो को अपने मेंशन में देखते हैं, जहाँ पर एक वैम्पायर अभी उसकी गर्दन से खून चूस रही है। गैल्डो का बहुत ज़्यादा खून चूसने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। नो नेम्स कम्युनिटी वाली जगह पर हम देखते हैं कि उसागी वाटर गॉड से मिले एक वेव वाटर ट्री को इम्प्लांट कर देती है, जिससे वहां पर बहुत सारा पानी जनरेट होने लग जाता है और अब किसी को भी पानी की दिक्कत नहीं आने वाली। अब रात के समय हॉट स्प्रिंग में हम आस्का, कासुकाबे और उसागी को देखते हैं नहाते हुए, और वो हॉट स्प्रिंग में काफी ज्यादा आराम भी करते हैं। यहीं पर दोबारा से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम सारे के सारे बच्चों को देखते हैं जो इस समय सो रहे हैं। बाहर कुछ गुंडे टाइप के लोग आए हुए हैं जो कि अभी नजर रख रहे हैं इन सारे के सारे लोगों पर। यहीं पर इधर इज़ायोई आता है और वो कहता है क्या तुम्हारी मैं कोई मदद कर सकता हूँ। जिसके बाद वो एक छोटे से पत्थर को बहुत ज्यादा स्पीड में आगे फेंक कर धमाका कर देता है। इस धमाके की आवाज सुनकर जिन रस्सेल उठ जाता है और वो इज़ायोई के पास आ जाता है। ये सारे के सारे लोग इज़ायोई के हमले से बच जाते हैं और कहते हैं कि इस ताकत के साथ वो गैल्डो को हरा सकते हैं। जिसके बाद एक बीस्टमैन इज़ायोई से रिक्वेस्ट करता है गैल्डो को बहुत ज्यादा बुरी मौत देने के लिए, क्योंकि उसने यहाँ पर मौजूद सारे के सारे लोगों को तंग करा हुआ है और उनके बीवी बच्चों को भी हॉस्टेज रखा है। लेकिन तभी इज़ायोई बताता है कि उनके बीवी बच्चे बहुत ज़्यादा पहले समय से ही मर चुके हैं, जिस चीज़ को सुन के उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। यहीं पर इज़ायोई उन सब की मुलाकात करवाता है जिन रसल से, और वो बताता है कि उन सब लोगों को जो गैल्डो से मुक्त कराने वाला है वो और कोई नहीं जिन रसल है। और ये चीज़ सुनकर जिन को भी काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। सीन शिफ्ट हो जाता है और हम उसागी को देखते हैं जो इस समय कासुकाबे और आस्का के लिए बहुत सारे कपड़े निकालती है, और ये कपड़े कुछ ज़्यादा ही प्यारे हैं। और उसागी कहती है कि वो नॉर्मली इस तरह के कपड़े नहीं पहनती है, लेकिन शिरोयाशा उसे ये कपड़े पहनने के लिए देती है और बदले में उसे रिवॉर्ड मिलते हैं, तो फिर उसके पास ये कपड़े पड़े हैं। लेकिन अंत में हम देखते हैं कि आस्का को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेबल और अच्छी ड्रेस मिल जाती है, लेकिन ये ड्रेस उसके लिए ढीली है क्योंकि उसके पास किसी चीज़ की कमी है। हम इज़ायोई को देखते हैं जिसे जिन रसल अभी डांट रहा है कि आखिर उसने जिन के बारे में ऐसा क्यों कहा उन लोगों से।
जिसके आंसर में इज़ायोई कहता है कि उनकी कम्युनिटी के पास इस समय कोई नाम नहीं है, लेकिन उनकी कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए उन्हें किसी तरह के नाम की ज़रूरत है, और वो नाम किसी और का नहीं होने वाला, जिन रसल का होने वाला है। और वो जिन से कहता है कि अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता इस कम्युनिटी की तो फिर वो उसे पहले ही बता दे, लेकिन अगर वो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं होगा तो फिर वो कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएगा अपनी कम्युनिटी की। तो फिर मैं तुमसे एक आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुम इस कम्युनिटी को लीड करना चाहोगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहोगे? जिसके आंसर में जिन रसल कहता है कि वो ये करना चाहेगा, और इज़ायोई ये सुन के कहता है कि ये हुई ना मर्दों वाली बात। इसके बाद हम गैल्डो के कैसल का सीन देखते हैं, जहां पर एक तलवार आती है उसके ही आदमी के पास, और गैल्डो हम देखते हैं कि इस समय एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीस्ट बन चुका है और वो अपने ही आदमी को कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसके बाद सिर्फ उस आदमी की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, और गैल्डो के पूरे कैसल के ऊपर हम देखते हैं कि बहुत सारी जड़ें आ जाती हैं, और हम उसी वैम्पायर को देखते हैं जिसने गैल्डो का खून चूसा था। इसके बाद अगले दिन जब उसागी और बाकी सारे लोग गैल्डो के कैसल के बाहर पहुंचते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि कैसल की हालत ही ऐसी हो रखी है और मौसम भी बहुत ख़राब है। वो देखते हैं कि गैल्डो ने डुअल के रूल्स को बाहर लगाया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि वो गैल्डो को चाहने पर भी अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए नहीं मार सकते। उन्हें एक खास हथियार को ढूंढ के उसका इस्तेमाल करते हुए गैल्डो को मारना है। जिसके बाद इज़ायोई कासुकाबे और आस्का को डुअल के लिए चीयर करता है, और आस्का और कासुकाबे चले जाते हैं गैल्डो से लड़ने के लिए। उनके साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जिन भी आया है, और वो सब जब कैसल के अंदर जाते हैं उन्हें काफी ज्यादा खंडर सा एरिया देखने को मिलता है। गैल्डो के कमरे के अंदर जाने के बाद वो देखते हैं कि गैल्डो एक डीमन बीस्ट बन चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूंखार है इस समय। जिन देखता है कि दीवार में एक तलवार फंसी हुई है, और वो आस्का और कासुकाबे से कहता है कि शायद उन्हें इस वेपन का इस्तेमाल करते हुए गैल्डो को मारना है। जिसके बाद जैसे ही गैल्डो हमला करने लगता है, आस्का उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो उसे अपनी पावर से रोक नहीं पाती तो गैल्डो हमला करने लगता है आस्का पे, लेकिन कासुकाबे उसे बचा लेती है। यहीं पर आस्का जिन को कमांड देती है इधर से भागने के लिए, और उसकी पावर जिन के ऊपर काम कर जाती है, लेकिन जिन खुद तो भागता ही है, अपने साथ आस्का को भी ले जाता है। और यहीं पर हम देखते हैं कि कासुकाबे ने दीवार में से तलवार निकाल ली है। जिसके बाद जिन बाहर आता है और आस्का उसे रोकती है, जिसके बाद वो उसे कहती है कि जिन उसे भी क्यों ले आया अपने साथ। जो भी है, वो उधर थोड़ी देर खड़े होकर सोचने लग जाते हैं कि आखिर वो गैल्डो को कैसे हराएं। कि उसी समय हम देखते हैं यहाँ पर कासुकाबे आ जाती है, जो कि बहुत ज्यादा घायल है, और वो माफी मांगकर कहती है कि वो और नहीं लड़ सकती। जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है और आस्का तलवार को उठा के निकल जाती है गैल्डो को मारने के लिए। दूर से हम देखते हैं कि वही वैम्पायर इन सब चीजों को देख रही थी। आस्का आगे बढ़ती है और गैल्डो के कैसल के अंदर जाके गैल्डो को बहुत ज्यादा भड़काती है, और वो उसके कैसल के अंदर आग भी लगा देती है। जिसके बाद वो उसके पीछे आने लग जाता है। यहीं पर वो उसे जंगल के अंदर ले आती है, जहां पर वो कमांड देती है पेड़ों को, और उनका इस्तेमाल करते हुए वो गैल्डो को बांध देती है। यहीं पर वो अपनी तलवार को कमांड देती है ताकतवर होने के लिए, और उसकी तलवार भी ताकतवर होने लग जाती है। यहीं पर गैल्डो पेड़ों की डालियों को तोड़ देता है और आस्का की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, और आस्का भी बहुत ज्यादा जोश में आगे बढ़ती है। जिसके बाद गैल्डो खत्म हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगला दिन शुरू हो जाता है, और हम इज़ायोई, जिन और उसागी को देखते हैं, जहां पर अब डुअल खत्म हो चुका है। तो फिर उसागी कासुकाबे को ले जाती है हॉस्पिटल तक। यहीं पर इज़ायोई उन सारे के सारे लोगों को देखते हुए जो गैल्डो के लिए काम करते हैं, जिन से आगे बढ़ के स्पीच देने के लिए और अपना नाम फैलाने के लिए कहता है। इज़ायोई जिन को सारे के सारे लोगों के पास ले जाता है, जहां पर जिन अपना इंट्रोडक्शन देता है, और वो कहता है कि वो उन सारे लोगों की मदद करने वाला है और उन सबको लीड करने वाला है। यहीं पर हम देखते हैं कि इन सारी चीज़ों को दूर से वो वैम्पायर देख रही है। जिसके बाद हम नो नेम्स के घर में कासुकाबे का ट्रीटमेंट होते हुए देखते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घायल है। जिसके बाद हम इज़ायोई और उसागी को एक दूसरे से बातचीत करते हुए देखते हैं। उसागी इज़ायोई को बताती है कि अगर वो इसी तरह से गेम्स में जीतते रहें तो फिर वो 1000 आइज नाम की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी से लड़के अपनी दोस्त को वापस ला सकते हैं, जो कि पहले एक डीमन किंग थी, लेकिन जब उनकी पार्टी डीमन लॉर्ड से हार गई तो फिर उसे किसी सामान की तरह कम्युनिटीज में बेचना शुरू कर दिया गया। और वो बताती है कि उसका नाम लेटिशिया है। जो भी है, उसागी निकल जाती है चाय बनाने के लिए, और इज़ायोई किसी से कहता है, देखो वहां पर छुपने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम बाहर मौजूद हो और अभी मेरे ऊपर नजर रख रही हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी पेड़ों की ब्रांचेस के साथ वही वाली वैम्पायर आ जाती है जिसने गैल्डो को काटा था। यहीं पर इज़ायोई उस वैम्पायर के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है,
जिसके बाद वो बहुत ज्यादा जोरों शोरों से एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं और उनकी लड़ने की आवाजों को सुनकर उसागी, आस्का और जिन वहां पर आते हैं। और जब तक वो पहुंचते हैं कमरे की बहुत ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है और उसागी अंदर आते ही इज़ायोई को रोक देती है, क्योंकि ये लड़की और कोई नहीं लेटिशिया है, जो कि डीमन लॉर्ड से लड़ाई होने से पहले उनकी कम्युनिटी का हिस्सा थी। अब ये बात जानने के बाद सारे के सारे चाय पीने लग जाते हैं। लेटिशिया बताती है कि उसने ही गेल्डो को डीमन बनाया था ताकि वो इन तीनों के तीनों लोगों की पावर्स को चेक कर सके, और यहाँ पर वो सिर्फ इज़ायोई की पावर को मेजर करने के लिए आई थी ताकि उसागी के साथ पहले की तरह कोई हादसा ना हो जाए। सी शिफ्ट होता है और हम शिरोयाशा का छोटा सा कैसल देखते हैं जहाँ पर इस समय एक आदमी आया है। इस आदमी का नाम लाइस पर्सियस है। वो आदमी शिरोयाशा से काफी सारी बातें करते हुए उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता है और वो शिरोयाशा से डिमांड करता है कि उसने उसागी के साथ मिलना है तो फिर वो उसे यहाँ पर बुलाए। बातचीत होने के बाद शिरोयाशा जब यहाँ से जाने लगती है तब पर्सियस अपने हाथ में पकड़े हुए गिलास को शिरोयाशा के पैरों में फेंक देता है, जिस चीज से शिरोयाशा को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है लेकिन वो कुछ करती नहीं। सी शिफ्ट हो जाता है और हम उसागी और बाकी सब लोगों को देखते हैं जहाँ पर लेटिशिया बताती है कि अब वो उसे वापस नहीं ला सकते अपनी टीम के अंदर, क्योंकि उसे फाइट्स और गेम्स के अंदर अब नहीं बेचा जाता। और ये चीज सुनकर कि वो लेटिशिया को वापस अपनी कम्युनिटी में नहीं ला सकते सबको बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तभी इज़ायोई कहता है कि तुम यहाँ पर जो काम करने के लिए आई थी कम से कम वो तो कर लो, और वो लेटिशिया से उससे लड़के इज़ायोई की पावर को चेक करने के लिए कहता है। जिसके बाद इज़ायोई और लेटिशिया बाहर आ जाते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए। लेटिशिया अपनी डीमन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इज़ायोई की तरफ एक बहुत ज़्यादा बड़े लांस को बहुत ज़्यादा स्पीड में फेंकती है, जिसे इज़ायोई एक मुक्का मार के डिफ्लेक्ट कर देता है। वो लांस अब लेटिशिया की तरफ आने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसागी आ जाती है जो कि लेटिशिया को बचा लेती है ठुकने से। तभी लेटिशिया कहने लग जाती है कि अगर मैं बच भी जाऊंगी तो फिर मेरे बचने का कोई फ़ायदा नहीं है। तभी आसमान से एक मैजिक बीम आती है जो कि ज़मीन को पत्थर में तब्दील करने लग जाती है, और वो बीम अभी आस्का को टच होने ही वाली थी कि लेटिशिया वहाँ पर आकर आस्का को बचा लेती है लेकिन खुद ठुक जाती है, जिससे वो एक पत्थर की मूर्ति बन जाती है। और ये चीज़ देखकर सबको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। यहीं पर इधर पर्शियस के आदमी आते हैं जो कि लेटिशिया को अपने पास रख लेते हैं और वो कहते हैं कि लेटिशिया 1000 आइज कम्युनिटी की है। ये चीज़ सुनकर उसागी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इंद्र देवता के त्रिशूल को समन कर लेती है। इसके बाद वो इस त्रिशूल को 1000 आइज कम्युनिटी की तरफ फेंकने ही लगती कि इज़ायोई उसके कान पकड़ लेता है, जिससे त्रिशूल की डायरेक्शन बदल जाती है और हवा में आतिशबाजी हो जाती है। और इज़ायोई कहता है कि अगर उन्होंने 1000 आइज के साथ पंगा ले लिया तो फिर आने वाले समय में उनकी धज्जियां उड़ जाएगी। अगर उन्होंने कोई एक्शन लेना है तो फिर वो उन्हें पर्सनली चैलेंज करके लेंगे। इन्हीं सब बातचीत के चलते हुए हम देखते हैं कि 1000 आइज के आदमी यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद शिरोयाशा उसागी, आस्का और इज़ायोई को बुलाती है और वो सभी के सभी मिलते हैं लाइस पर्शियस से, जिसकी नजरें उसागी की तरफ जा रही हैं, लेकिन किस तरीके में मुझे कहने की जरूरत नहीं। और वो उसागी से कहता है क्या तुम मुझे अपनी सेक्सी टांगे दे सकती हो, जिसके आंसर में आस्का कहती है कि उसागी की ये सेक्सी टांगे सिर्फ मेरी है, जिस चीज को सुनकर उसागी को काफी ज्यादा अजीब लगता है। तभी इज़ायोई कहता है कि मैं ये टांगे तुम्हें नहीं लेने दूंगा क्योंकि ये मेरी है, जिस चीज सुनकर उसागी इज़ायोई के सिर के ऊपर मारती है और पर्शियस इन सारी चीजों को देखकर हंसने लग जाता है। उसागी शर्माते हुए कहती है कि तुम मेरे से कोई फालतू की रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। इसके बाद माहौल सीरियस हो जाता है और उसागी पर्शियस से लेटिशिया को वापस करने के लिए कहती है। पर्शियस इस चीज के लिए मना कर देता है और वो कहता है कि लेटिशिया को वो एक अमीर आदमी को बेचने वाला है, जो कि पता नहीं लेटिशिया के साथ क्या करने वाला है, लेकिन उसे इतना पता है कि उसे भर के पैसे मिलने वाले हैं। ये चीज सुनकर उसागी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। तभी पर्शियस एक ऑफर देता है और वो कहता है कि अगर तुम मेरी बीवी बन जाओगी, या फिर रखेल कहना ज्यादा अच्छा शब्द होगा, तो फिर मैं लेटिशिया को छोड़ सकता हूँ। ये चीज सुनते ही आस्का को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो पर्शियस से चुप होने के लिए कहती है, लेकिन तभी उसागी उसे रोक लेती है। लेकिन तभी आस्का अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए पर्शियस से अपना सिर नीचे झुकाने के लिए कहती है। लगभग 4-5 सेकंड के लिए पर्शियस ऐसा करता भी है, लेकिन वो कहता है कि इस तरह का मैजिक सिर्फ कमजोर लोगों पे काम करता है। वो आस्का के मैजिक से फ्री होने के बाद अपने वेपन को समन करता है और हमला करने ही लगता कि इज़ायोई उसके हमले को सिर्फ एक उंगली से रोक के उसे धक्का मार देता है। यहीं पर शिरोयाशा इन सारी चीजों को रोकने लग जाती है। यहीं पर उसागी उठती है और वो कहती है कि उसे सोचने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए, और पर्शियस कहता है कि मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूँ,
लेकिन अगर एक हफ्ते तक तुमने मुझे नहीं बताया तो फिर मैं लेटिशिया को बेच दूंगा। अगले दिन आस्का और उसागी इस चीज के बारे में ही बातचीत करने लग जाते हैं। यहीं पर इधर कासुका भी आती है और वो उसागी से पूछती है क्या वो पर्शियस को हरा नहीं सकते डुअल करके। जिसके बाद उसागी बताती है कि पर्शियस एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर ग्रीस गॉड है जिसने मेड्यूसा को भी हराया था। सिर्फ पर्शियस को चैलेंज करने के लिए 2 बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स को मारना पड़ता है, जिन्हें मारने में उन्हें कम से कम 2 साल का समय लग जाएगा और तब तक तो 1 हफ्ता कब का बीत चुका होगा। तभी गेट को तोड़ते हुए इधर इज़ायोई आ जाता है और वो कहता है कि वो उनके लिए एक तोहफा लाया है और वो 2 खरबूजों जैसी दिखने वाली चीजों को टेबल के ऊपर रख देता है। यहीं पर हम हवा में पर्शियस के कैसल को देखते हैं जहां पर अभी वो बातचीत कर रहा है कि उसागी उसके पास आएगी या फिर नहीं, कि तभी वहां पर उसागी आ जाती है उन 2 खरबूजों को लेकर। पर्शियस उससे पूछता है क्या वो उसकी रखैल बनने के लिए तैयार हो चुकी है, जिसके आंसर में उसागी मना कर देती है और वो बताती है कि वो पर्शियस को चैलेंज करना चाहती है एक फाइट के लिए, जिसके आंसर में पर्शियस उसागी से उसका टाइम ना वेस्ट करने के लिए कहता है। पर तभी उसागी उसे वो दोनों खरबूजे दिखाती है जो कि असल में मैजिक ऑर्ब है। ये देखकर पर्शियस हैरान हो जाता है। दरअसल दिन में आस्का और उसागी जब बातचीत कर रहे थे तब इज़ायोई ने दोनों के दोनों मॉन्स्टर्स को हरा के उनके मैजिक ऑर्ब्स हासिल कर लिए थे और इन मैजिक ऑर्ब्स का इस्तेमाल करते हुए वो सारे के सारे पर्शियस को चैलेंज कर सकते हैं। इसी के साथ पर्शियस उसागी के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद अगले दिन उसागी और बाकी सारे लोग पहुंच जाते हैं पर्शियस के कैसल के बाहर, जहां पर पर्शियस ने अपने डुअल के लिए अलग अलग रूल्स लिखे हुए हैं जिन्हें मैं नहीं पढ़ने वाला। इज़ायोई एक स्ट्रेटेजी बनाता है और बताता है कि कासुका भी यहाँ पर मौजूद सारे के सारे सोल्जर्स को महसूस कर सकती है, तो फिर वो मेरे साथ लड़ाई करने के लिए आने वाली है क्योंकि यहाँ पर लोग ऐसे हेलमेट्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो इनविजिबल हो सकती हैं। और आस्का का काम होने वाला है एंट्रेंस गेट पे मौजूद सारे के सारे सिपाहियों को डिस्ट्रैक्ट करना, और जितना भी बाकी का बचा हुआ काम है पर्शियस को हराना भी वो इज़ायोई करेगा। गेट को लात मार के पहुंच जाते हैं वो सारे लोग पर्शियस के कैसल के अंदर। कैसल के अंदर अभी सारे के सारे सोल्जर्स की हफड़ा दफड़ी चल रही है। पर्शियस गार्ड्स के लीडर से कहता है कि अगर कोई भी उसके पास पहुंच गया तो फिर वो यहाँ पर मौजूद सब लोगों की धज्जियां उड़ा देगा। पानी बरसाते हुए एंट्रेंस गेट पे आस्का आ जाती है जो कि अभी वाटर ट्री का इस्तेमाल कर रही है। वो वाटर ट्री को उधर समन करके इम्प्लांट कर देती है और उसके ऊपर खड़े होकर सबके ऊपर पानी से हमला करना शुरू कर देती है। इसी के दौरान जिन, इज़ायोई और कासुका भी पहुंच जाते हैं कैसल के अंदर। कासुका भी उधर एक इनविजिबल सोल्जर को महसूस करती है और उसके ऊपर टांग मार के उसे नीचे गिरा देती है, जिसके बाद वो उसके सिर से एक हेलमेट उतारती है और बताती है कि इस हेलमेट से इनविजिबल हुआ जाता है। जिसके बाद इज़ायोई जिन से छुपने के लिए कहता है और वो एक डब्बे के अंदर जाके छुप जाता है। इज़ायोई हेलमेट को पहन के इनविजिबल हो जाता है और कासुकाबे से बताने के लिए कहता है कहाँ पर सोल्जर्स हैं। जिसके बाद कासुकाबे की मदद से वो सारे के सारे सोल्जर्स को बुरी तरीके से मारने लग जाता है। पर तभी एक ऐसा सोल्जर आता है जो कि कासुकाबे भी महसूस नहीं कर पाती और वो उसके ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि बाकी सब लोगों ने जो हेलमेट पहने हैं उनमें बहुत ज़्यादा कम ताकत है, लेकिन ये वाला हेलमेट असली है। बहुत बुरी तरह लाते खाने के बाद कासुकाबे अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है और बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से महसूस करती है कि ये वाला आदमी कहाँ पर है, और वो इज़ायोई को उसकी पोजीशन बता देती है। जिसके बाद इज़ायोई उस आदमी के ऊपर मुक्का मार के उसे ढेर कर देता है। इस आदमी के असली हेलमेट को इज़ायोई उठाता है और जिन को पकड़ा देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम उसागी को मेन फाइटिंग अरीना में देखते हैं, जहां पर अचानक से उसकी गुदगुदी होने लग जाती है। ये गुदगुदी इज़ायोई कर रहा था क्योंकि उसने अभी इनविजिबल हेलमेट पहना है, और इज़ायोई उसागी का मजाक उड़ाने लग जाता है और उसागी बहुत ही ज़्यादा शर्माने लग जाती है। कम्युनिटी का लीडर होने की वजह से यहाँ पर जिन भी आया है। वो तीनों अपने सामने पर्शियस को देखते हैं जो कि उनका स्वागत करता है। वो कहता है कि अगर तुम मेरे से इस डुअल में जीत गए तो फिर मैं तुम्हें ये मूर्ति वापस कर दूंगा। अपने पैरों में पंख लगाने के बाद वो हवा में उड़ता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मेड्यूसा से बने हुए एक आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए वो उधर एक डीमन को समन कर लेता है। ये डीमन बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाती है, जिसके बाद वो एक बीम शूट करती है। इस बीम से बचने के लिए उसागी और जिन नीचे लेट जाते हैं, लेकिन इज़ायोई हिलता भी नहीं। इस बीम से हम देखते हैं कि कैसल के अंदर मौजूद सारे के सारे लोग पत्थर में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। इसके बीच में आस्का और कासुकाबे भी हैं जो इस समय पत्थर के बन चुके हैं। पर्शियस कहता है कि मैं ये नहीं चाहता कि हमारी लड़ाई में कोई डिस्टरबेंस हो, इस वजह से मैंने यहाँ पर मौजूद सारे लोगों को पत्थर में तब्दील कर दिया है। शिरोयाशा के कैसल में हम देखते हैं कि शिरोयाशा और उसकी मेड इस समय इस मैच को टीवी पर देख रही है। मेड कहती है कि अंत में वो सब लोग नो नेम्स कम्युनिटी का ही हिस्सा है, तो फिर वो पर्शियस जैसे बड़े गॉड को कैसे हरा सकते हैं। शिरोयाशा कहती है कि तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए क्योंकि आगे कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है।
पर्शियस का समन करा हुआ डीमन अपनी जंजीरों को तोड़ देता है। यहीं पर इज़ायोई भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो डीमन हमला करती है इज़ायोई के ऊपर, पर्शियस को लगता है कि इज़ायोई का पत्ता कट हो चुका है, लेकिन वो ये देखकर हैरान है कि उसे तो हल्की सी खरोच भी नहीं लगी, बल्कि वो कहता है कि खेल तो अभी शुरू होने लगा है। वो डीमन कुछ स्नेक्स को समन करती है और इज़ायोई को बांध देती है, लेकिन वो सारी के सारी स्नेक्स को तोड़ देता है। ये सारा नज़ारा देखकर पर्शियस की अब फटके चार होने लग जाती है। इज़ायोई और वो डीमन काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से लड़ने लग जाते हैं, जहाँ पर डीमन अपने साइज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेती है, लेकिन अपने दो छोटे छोटे हाथों का इस्तेमाल करते हुए इज़ायोई उसे पटक देता है और वो कहता है, क्या तुम में इतना ही दम था? कम से कम मुझे थोड़ा और एंटरटेन तो करो। तभी पर्शियस आता है इज़ायोई के ऊपर हमला करने के लिए, जिससे इज़ायोई आराम से बच जाता है और पर्शियस को लात मार के दूर फेंक देता है। वो डीमन दोबारा से उठ जाती है और एक बीम को शूट करती है इज़ायोई की तरफ, जिसे देखकर उसागी और जिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं कि आखिर इज़ायोई के साथ अब क्या होगा। लेकिन इज़ायोई तो सिर्फ अपनी टांग का इस्तेमाल करते हुए इस हमले को चकनाचूर कर देता है, जिसके बाद वो आगे बढ़ता है और उस डीमन के सिर के ऊपर मुक्का मार के उसे दूर फेंक देता है। उस डीमन की सिर्फ एक मुक्के से इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है कि वो दोबारा उठ ही नहीं पाती। जिन और उसागी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर इज़ायोई मैजिक अटैक्स को भी कैसे कैंसिल कर सकता है। टीवी पे ये सब चीज़ें देखते हुए शिरोयाशा कहती है, मुझे इतने समय के बाद जाकर अब समझ लग रहा है कि इज़ायोई की असली ताकत क्या है। पर्शियस अब अपने घुटनों पे बैठकर कहता है कि मैं हार मान चुका हूँ। उसागी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो आगे बढ़ के ये अनाउंस करने लगती है कि इज़ायोई इस मैच को जीत चुका है। पर तभी इज़ायोई उसागी से चुप होने के लिए कहता है और वो पर्शियस से कहता है कि मैच अभी ख़त्म नहीं हुआ है। लेटिशिया को तो मैं बाद में भी ले जाता रहूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा ऐसा हाल करना चाहता हूँ कि तुम एक कम्युनिटी बनाने से भी डरो। अब जब विनर अनाउंस नहीं हुआ है तो फिर मैच भी खत्म नहीं हुआ, जिस वजह से पर्शियस को अभी भी और ज्यादा लड़ना पड़ता है इज़ायोई के साथ अपनी इज्जत बचाने के लिए। अब लगभग 2-3 घंटे के बाद हम देखते हैं कि लेटिशिया अपनी नींद से उठ जाती है। उसागी और बाकी सारे लोग लेटिशिया को वापस ला चुके हैं। इसी समय आस्का कहती है कि मैं बहुत समय से एक क्यूट सी मेड को हायर करना चाहती थी, तो फिर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मेड बन जाओ। उसागी इस चीज़ को सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, लेकिन लेटिशिया कहती है कि मुझे किसकी मेड बनना चाहिए, और वो कहती है कि मैं एक काम करती हूँ, मैं आप सभी की मेड बन जाती हूँ, क्योंकि आप सभी ने मेरी जान बचाई है तो फिर मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। और आस्का लेटिशिया की तरफ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाती है, जिसके बाद रात के समय ये सारे लोग एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और सुनसान कैसल के अंदर हम देखते हैं कि एक चिट्ठी आती है। अगले दिन आस्का जब अपनी नींद से उठती है, कासुका भी उसके पास आकर उसे एक लेटर पकड़ाती है। यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम इज़ायोई और जिन को देखते हैं जो इस समय पढ़ाई कर रहे हैं। आस्का और कासुका भी इज़ायोई के पास आते हैं और आस्का इज़ायोई को वही वाला लेटर पकड़ाती है। ये लेटर और किसी ने नहीं, शिरोयाशा ने भेजा है। इसमें लिखा है कि हैमेलिन शहर के अंदर इस समय एक बहुत ज़्यादा बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जो कि अगले दिन होगा, क्योंकि प्रिंसेस को क्वीन बनाया गया है। और शिरोयाशा ने इज़ायोई, कासुकाबे और आस्का को इस इवेंट में बुलाया है। ये चीज़ पढ़ने के बाद इज़ायोई कहता है कि इस इवेंट में जाना तो बनता ही है। और यहीं पर ये तीनों के तीनों कहने लग जाते हैं कि उसागी तो कहीं पर उन्हें लेकर भी नहीं जाती, अब उन्हें बदला लेना पड़ेगा, जिनको ये सब देखकर बड़ा ज़्यादा अजीब लगता है। जिसके बाद हम उसागी को देखते हैं, जिसके पास इन तीनों का खत पहुंचा है। इसमें लिखा है कि ये तीनों की तीनों हैमेलिन शहर जा रहे हैं, और अगर उसागी ने आज शाम 6 बजे तक उनको नहीं पकड़ा तो फिर वो उसके पास दोबारा कभी नहीं आएंगे। उसागी को ये पढ़ के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो खत फाड़ के कहती है कि ये बच्चे कितने ज़्यादा बेकार हैं। इसके बाद हम इज़ायोई और बाकी सारे लोगों को देखते हैं, जहाँ पर अभी वो बात कर रहे हैं कि वो हैमेलिन शहर कैसे जाएं। जिन बताता है कि हैमेलिन शहर यहाँ से 15,000 किलोमीटर दूर है, जिसका मतलब टेलीपोर्टेशन मैजिक के अलावा वो किसी भी तरीके से उधर नहीं जा सकते। ये चीज़ जानने के बाद वो सब कहते हैं कि वो हार नहीं मानने वाले और वो शिरोयाशा के पास जाकर उसकी मदद लेंगे। इसके बाद हम उसागी को देखते हैं, जिसने अपने मेंशन के अंदर चप्पा चप्पा छान मार लिया है, लेकिन जब उसे वो तीनों लोग नहीं मिलते तो फिर वो कहती है कि वो उनको हैमेलिन जाकर पकड़ लेगी, और वो बहुत ज़्यादा स्पीड में हैमेलिन की तरफ जाने लग जाती है। यहीं दूसरी तरफ इज़ायोई और बाकी सारे लोग शिरोयाशा से रिक्वेस्ट करते हैं उन्हें टेलीपोर्ट करने के लिए, जिस चीज़ के लिए शिरोयाशा मान जाती है, क्योंकि उसने ही इन सब लोगों को इनवाइट करा था। वो एक ताली बजाती है और इसी के साथ वो सारे के सारे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वो सारे ही लोग इस चीज़ को देखकर हैरान थे कि ये टेलीपोर्टेशन मैजिक इतनी ज़्यादा जल्दी कैसे काम कर सकता है। अभी वो सारे के सारे लोग हैमेलिन शहर के अंदर पहुंचे ही थे कि उसी समय हम देखते हैं यहाँ पर उसागी आ जाती है। उसे देखते ही इज़ायोई आस्का को अपनी गोद में उठाता है और यहाँ से भाग जाता है।
लेकिन कासुकाबे भाग नहीं पाती और उसागी उसे पकड़ लेती है और वो कहती है पनिशमेंट का टाइम आ चुका है मेरी प्यारी डार्लिंग। जिसके बाद वो कासुकाबे को घुमा के फेंक देती है शिरोयाशा के ऊपर और वो कहती है कि वो बाकी सारे लोगों को भी पकड़ के आ रही है। जिसके बाद वो यहाँ से निकल जाती है। यहीं पर हम इज़ायोई और आस्का को देखते हैं जो कि इस समय उसागी से छिपे हुए हैं। लेकिन जब उसागी उन्हें नहीं दिखती तो फिर वो यहाँ पर घूमना शुरू कर देते हैं। कासुकाबे के पास से शिरोयाशा उससे रिक्वेस्ट करती है इस इवेंट में लड़ने के लिए, लेकिन वो ये नहीं बताती कि वो कासुकाबे को लड़ाना क्यों चाहती है। जो भी है, कासुकाबे पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती है। यहीं पर हम इज़ायोई और आस्का को घूमते हुए देखते हैं जहां पर आस्का हर चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है और उसे चलने वाली कैंडल बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। यहीं पर इज़ायोई कहता है कि यहाँ पर हमें हैलोवीन वाले पंपकिन भी दिख सकते हैं जो चल रहे हों, लेकिन आस्का कहती है कि उसे हैलोवीन जैसे किसी त्यौहार के बारे में पता नहीं है। यहीं पर इज़ायोई को जानने को मिलता है कि आस्का असल में 19वीं सदी से आई है, जिस समय पर हैलोवीन त्यौहार को नहीं मनाया जाता था। इज़ायोई कहता है कि अगर तुमने हैलोवीन वाले पंपकिन नहीं देखे तो फिर हम अपने खेतों में उगा लेंगे उन्हें। इसी समय वो देखते हैं कि यहाँ पर उसागी आ जाती है और उसे देखते ही वो यहाँ से भागने ही लगते कि लेटिशिया कासुकाबे के पैरों को खींच के उसे नीचे गिरा देती है और इज़ायोई के पीछे उसागी जाने लग जाती है। जिसके बाद इज़ायोई और उसागी कुछ बिल्डिंगों के ऊपर चढ़ जाते हैं। उसागी कहती है क्यों ना वो एक गेम खेलें, जिस चीज़ को इज़ायोई मान लेता है। उसागी बताती है कि ये गेम पकड़म पकड़ाई की होने वाली है। अगर उसागी ने इज़ायोई को पकड़ लिया तो फिर वो उससे कोई भी एक काम करवा पाएगी और अगर इज़ायोई ने उसागी को पकड़ लिया तो फिर वो उससे एक काम करवाएगा। जिसके बाद वो गेम के कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म कर लेते हैं। यहीं पर गेम को शुरू करने के लिए इज़ायोई एक कॉइन को उछालता है और जैसे ये कॉइन ग्राउंड को टच करता है उनकी गेम शुरू हो जाती है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम आस्का को लेटिशिया के साथ घूमते हुए देखते हैं, जहां पर लेटिशिया को एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सी चीज़ दिखती है। ये कोई छोटा सा क्यूट सा क्रिएचर है। आस्का उसे घूरने लग जाती है और यहीं पर जैसे ही वो चीज़ उसे देख लेती है वो यहाँ से भागना शुरू कर देती है। जिसके बाद आस्का भी उसके पीछे जाने लग जाती है। दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हम इज़ायोई और उसागी को एक दूसरे के साथ पकड़म पकड़ाई खेलते हुए देखते हैं, जहां पर उसागी इज़ायोई की बिल्डिंग से ऊपर चढ़ जाती है और इज़ायोई कहता है कि वो उसके नीचे है, तो फिर भी वो उसकी स्कर्ट के अंदर क्यों नहीं देख पा रहा। जिसके आंसर में उसागी कहती है अच्छा ये तो मेरे लिए शिरोयाशा ने बनाई थी। वो अपनी स्कर्ट को ऊपर उठाती है और बताती है कि इस स्कर्ट के अंदर कितना भी देख लो इसके अंदर का माल नहीं दिखने वाला। ये चीज़ जानकर इज़ायोई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अब वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। यहीं पर इज़ायोई छलांग तो लगाता है लेकिन वो उसागी को नहीं पकड़ पाता और वो बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह एक क्लॉक टावर पे लटक जाता है। यहीं पर वो अपने पीछे उसागी को देखता है जो कि नीचे कूद जाती है और इज़ायोई उसे रोकने के लिए क्लॉक टावर को ही फोड़ देता है, जिसे देखकर उसागी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। इस चीज़ से हम देखते हैं कि शहर के बीच में हड़कंप मच जाता है और शायद कुछ लोग घायल भी हो जाते हैं। लेकिन इज़ायोई तो अपने पागलपन में उसागी के पास आता है, पर तभी उसागी और इज़ायोई देखते हैं कि पूरा क्लॉक टावर ही नीचे गिरने लग जाता है, जिससे पूरे शहर की धज्जियां उड़ सकती है। इस वजह से इज़ायोई और उसागी कूदते हैं और इस क्लॉक टावर को तोड़ देते हैं, जिससे इसके टुकड़े छोटे हो जाते हैं और कम तबाही होती है। यहीं पर इज़ायोई और उसागी को मौका दिखने पर वो एक दूसरे की बाजुओं को पकड़ लेते हैं और उसी के साथ वो देखते हैं कि वो दोनों ही गेम को जीत चुके हैं, जो कि इज़ायोई को बिल्कुल भी सही नहीं लगता। पर उसागी कहती है कि उन दोनों ने एक दूसरे को सेम टाइम पे पकड़ा था, इसका मतलब वो दोनों ही हार चुके हैं। और इसी के साथ वो देखते हैं कि यहाँ पर इधर की आर्मी आ चुकी है, वो भी उनके आर्मी जनरल मेंडोरा डॉल्ट्रेक के साथ। सीन शिफ्ट होता है और हम कासुकाबे को एक गोलम के साथ लड़ते हुए देखते हैं, जो कि इवेंट का हिस्सा है। इस गोलम को सिर्फ एक लात मार के कासुकाबे इस मैच को जीत जाती है। यहीं पर हमें यह भी जानने को मिलता है कि शिरोयाशा इस पूरे इवेंट को होस्ट कर रही है। यहीं पर एंट्री होती है 11 साल की बच्ची की, जो कि और कोई नहीं सेंडोरा है, जो कि यहाँ की क्वीन बन चुकी है। ये इवेंट एक हफ्ते तक चलना है और जब आज का इवेंट खत्म होता है तो फिर हम इज़ायोई, उसागी और जिन को देखते हैं सेंडोरा के पास, क्योंकि इज़ायोई और उसागी ने बहुत तबाही मचाई थी। इस वजह से मेंडोरा उन्हें यहाँ पर ले आया, लेकिन सेंडोरा इज़ायोई और उसागी को पूरी तरीके से माफ कर देती है, जिसके बाद वो इस मीटिंग को खत्म कर देती है। जब सारे के सारे गार्ड्स यहाँ से चले जाते हैं तब सेंडोरा बहुत ही ज्यादा खुशी से जिन से बातचीत करने लग जाती है, क्योंकि वो भी जिन की उम्र की ही है और वो दोनों बचपन के दोस्त हैं। लेकिन ये चीज देखकर कि सेंडोरा एक छोटी जाति के आदमी से बात कर रही है, मेंडोरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार से जिन को मारने ही लगता है कि इज़ायोई उसे रोक देता है। ये देखकर कि मेंडोरा ने जिन को मारने की कोशिश करी है, जिन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है।
इज़ायोई कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम एक 11 साल के बच्चे को मारने लगे थे। तभी मेंडोरा कहता है कि मैं क्वीन को तुम्हारे जैसे लोगों से बात नहीं करने दे सकता। यहीं पर सेंडोरा बीच में आकर इन दोनों को रोक देती है। तभी मेंडोरा कहता है कि सेंडोरा को इन जैसे नीच लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। तभी शिरोयाशा कहती है कि अगर तुम्हें किसी को कुछ बोलना है तो मुझे बोलो, क्योंकि मैंने ही इन नीच लोगों को यहाँ पर बुलाया है। क्योंकि एक बहुत ज़्यादा बड़े ज्योतिष ने ये भविष्यवाणी करी है कि इधर एक बहुत ज़्यादा खतरनाक डीमन लॉर्ड आने वाला है जो पूरे हैमिलिन शहर की मात देगा। I mean कि वो पूरे शहर की ऐसी तैसी करने वाला है, जिस चीज़ को बचाने के लिए उसने यहाँ पर इन जबाज लोगों को बुलाया है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम आस्का को देखते हैं उसी छोटे से क्रिएचर के साथ, जो कि अब ऐसा लग रहा है कि आस्का के साथ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। आस्का उस क्रिएचर से उसका नाम पूछती है, जिसके आंसर में वो क्रिएचर कहती है रातेन फिंगर, जिसे सुन के आस्का को पहले थोड़ा अजीब लगता है कि आखिर ऐसा नाम किसका हो सकता है, लेकिन उसके बाद वो मान लेती है कि इसका नाम रातेन फिंगर है। दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हम सेंडोरा के पास का सीन देखते हैं, जहाँ पर शिरोयाशा अभी इस डीमन के बारे में बातचीत कर रही है। वो बताती है कि ये डीमन लॉर्ड इस इवेंट के बीच में आने वाला है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि इस डीमन लॉर्ड का पर्पस क्या है। यहीं पर इज़ायोई कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन उसागी कहती है कि ये इंटरेस्टिंग नहीं बल्कि डरावनी चीज़ है। जिसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम आस्का को देखते हैं, जो कि इस समय एक टूरिस्ट प्लेस पर आ चुकी है, जो कि किसी तरह की सुरंग है और इधर बहुत सारा अलग अलग तरीके का सामान रखा हुआ है खरीदने के लिए। इस केव में आस्का एक बहुत ही ज्यादा बड़ी रोबोट जैसी चीज को देखती है, जिस रोबोट को देखते ही रातेन फिंगर इशारों में कहने लग जाती है कि ये रोबोट उसने बनाया है, और वो जोर जोर से रातेन फिंगर कहने लग जाती है। आस्का को समझ तो नहीं आता कि यहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन उसे अच्छा लगता है। इसी समय एक हवा का झोंका आता है और हम देखते हैं कि सारी की सारी लाइट्स बंद हो जाती है। सभी लोग भी इस समय काफी ज्यादा हैरान थे कि अभी चल तो चल क्या रहा है। तभी आस्का अपने सामने बहुत सारे चूहे देखती है, जो कि उसके पीछे आने लग जाते हैं। अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए आस्का उन चूहों को रोकने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं होता। दूर हम देखते हैं कि लेटिशिया भी इस समय आस्का को ढूंढने की कोशिश कर रही है। अब इन चूहों से आस्का लड़ नहीं पाती, तो फिर वो मैजिक से अपनी स्वॉर्ड को समन करती है और इन्हें मारना शुरू कर देती है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता। तो फिर वो भागने लग जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो चूहे रुकते ही नहीं। रातेन फिंगर को कोई चोट ना लग जाए, इस वजह से वो उसे अपने संतरों के बीच में छुपा लेती है। और अब वो चूहे उसका कुछ करते ही कि उसी समय यहाँ पर लेटिशिया आ जाती है, जो कि इस समय अपनी अडल्ट फॉर्म में है। जिसके बाद चूहों से डील करके वो बाहर आ जाती हैं, जहाँ पर लेटिशिया बताती है कि रात के समय यहाँ पर बहुत सारे डीमंस घूमते हैं। तो फिर रात के समय बाहर निकलना बिल्कुल ऐसी बात है जैसे वो मौत को अपने गले लगा रहे हों। और यहीं पर वो दोबारा से अपनी बच्चों वाली फॉर्म में आ जाती है। रात के समय हम हॉट स्प्रिंग में आस्का को देखते हैं, जो कि इस समय बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि उसकी एबिलिटी सिर्फ नॉर्मल या फिर उससे कमज़ोर लोगों पे काम करती है। लेकिन अगर कभी अकेले उसे सामना करना पड़े किसी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बंदे का, तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएगी। और वो सोचने लग जाती है कि उसके पास कासुकाबे या फिर इज़ायोई जैसा शरीर क्यों नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि शिरोयाशा और बाकी सारे लोग एक मीटिंग अरेंज करते हैं, जहां पर शिरोयाशा बताती है कि उसके पास डीमन लॉर्ड की एबिलिटीज और हिस्ट्री की थोड़ी सी नॉलेज है। हैमिलिन शहर के अंदर बहुत सालों पहले एक सपेरा होता था, जो कि अपनी बीन से जानवरों और इंसानों को कंट्रोल कर सकता था। शहर के मंत्री ने उसे यहाँ के चूहों को भगाने का ऑर्डर दिया, जिसके बाद सपेरे ने 130 चूहों को शहर से भगाया। लेकिन काम होने के बाद मंत्री ने पैसे नहीं दिए, जिस वजह से उस सपेरे को बहुत गुस्सा आ गया और बदला लेने के लिए उसने शहर के 130 बच्चों को कंट्रोल करके नदी में डुबा के मार दिया। इस आदमी का नाम पाइड पाइपर था, और ये डीमन लॉर्ड भी पाइड पाइपर ऑफ हैमिलियन होने वाला है, जिसे जर्मनी में रातेन फिंगर भी कहा जाता है। ये चीज सुनकर आस्का काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचने लग जाती है कि उसकी रातेन फिंगर क्या इस रातेन फिंगर से रिलेटेड है। शिरोयाशा बताती है कि रातेन फिंगर के साथ यहाँ पर 2 और डीमन आने वाले हैं, जिनके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। पर वो कहती है चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस डीमन लॉर्ड को किसी भी हालत पर हरा के रहेंगे। इसके बाद हम अगले दिन इवेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर उसागी आज इवेंट को होस्ट कर रही है, और यहाँ पर इज़ायोई और बाकी सारे लोग भी मौजूद हैं। इज़ायोई शिरोयाशा से अभी बात कर रहा है कि उसने उसागी की स्कर्ट ऐसी क्यों बनाई है। शिरोयाशा कहती है कि स्कर्ट को ऐसा बनाने से ये एक कला बन जाती है, जहां पर तुम सिर्फ टांगे देख सकते हो और अंदर का सामान नहीं। जिसे सुनकर इज़ायोई हैरान हो जाता है और वो कहता है कि आखिरकार मैं समझ गया इस स्कर्ट का राज। इसी समय हम देखते हैं कि कासुकाबे का मैच आ जाता है, जहां पर उसने आयेशा इग्निस नाम की एक लड़की से लड़ना है, जो कि एक पंपकिन घोस्ट का इस्तेमाल करती है लड़ने के लिए।
आयेशा कासुकाबे का काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाती है, लेकिन कासुकाबे उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। यहीं पर शिरोयाशा उनके मैच को शुरू कर देती है और कासुकाबे और आयेशा एक जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां पर जीतने के लिए उन्हें इस जंगल से बाहर निकलना पड़ेगा दौड़ के। जैसे ही गेम शुरू होती है, कासुकाबे भागना शुरू कर देती है यहाँ से, और आयेशा अपने पंपकिन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से भागने लग जाती है। वो पंपकिन हम देखते हैं कि कासुकाबे के ऊपर काफी सारे हमले करता है, जिससे कासुकाबे बच जाती है। लेकिन तभी आयेशा उस पंपकिन से उतर जाती है और वो पंपकिन कासुकाबे को बहुत ज्यादा जोर से मारता है, जिसके बाद वो जगह जगह पर आग लगाने लग जाता है और कासुकाबे उससे बचने की कोशिश तो करती है, लेकिन जब उसे दिखता है कि उसका जीतने का कोई भी चांस नहीं बचा, वो इस गेम को सरेंडर कर देती है, जिससे आयेशा इस मैच को जीत जाती है और कासुकाबे इस मैच को हार जाती है। वो पंपकिन कासुकाबे से कहता है कि उसने काफी ज्यादा अच्छा मैच लड़ा, और आयेशा कासुकाबे से कहती है कि वो उसके साथ कभी और लड़ने वाली है बहुत ज़्यादा सीरियसली, जिसके बाद वो सारे के सारे यहाँ से चले जाते हैं। उसी समय स्टेडियम में मौजूद सारे के सारे लोग एक बहुत ज़्यादा अजीब सी चीज़ को देखते हैं। वो आसमान से बहुत सारे पैम्फलेट्स को नीचे गिरता हुआ देखते हैं। ये सब सिर्फ इवेंट में ही नहीं, बल्कि पूरे के पूरे शहर के बीच में हो रहा है। यहीं पर इज़ायोई पैम्फलेट को पढ़ना शुरू करता है और वो देखता है कि उसमें डीमन लॉर्ड ने लिखा है कि उसने यहाँ पर मौजूद सारे के सारे लोगों को चैलेंज करा है एक मैच के लिए। यहीं पर हम 3 डीमन लॉर्ड को देखते हैं जो कि इस समय यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अभी शिरोयाशा इस मैटर का कुछ करने ही लगती कि उसी समय उसके आसपास से बहुत सारी मैजिक एनर्जी निकलने लग जाती है, जिससे शिरोयाशा के अलावा सारे के सारे लोग उड़ जाते हैं यहाँ से। तभी कासुकाबे इज़ायोई को दिखाती है कि यहाँ पर 3 डीमन लॉर्ड आए हुए हैं, जिन्हें देखते ही इज़ायोई कहता है कि चलो कम से कम यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग तो हो रहा है, और वो उन सारे के सारे डीमन लॉर्ड्स के पीछे चले जाता है। यहीं पर हम 2 डीमन लॉर्ड को देखते हैं, जिनमें से इस मेल डीमन लॉर्ड का नाम वैसर है और इस फीमेल अजीब से कपड़ों वाली डीमन का नाम रातेन है। इज़ायोई बहुत ज्यादा स्पीड में आता है और वैसर के ऊपर हमला कर देता है, और वो वैसर को पकड़ के दीवार पे घसीटने लग जाता है बहुत ज्यादा स्पीड में। लेकिन तभी वैसर एक मैजिक का इस्तेमाल करते हुए इज़ायोई के पैरों को जमा देता है। यहीं पर रातेन बाकी सारे लोगों से लड़ने के लिए चली जाती है। वैसर इज़ायोई के पैरों को ठीक कर देता है, जिसके बाद वो इज़ायोई के साथ लड़ना शुरू कर देता है। यहीं पर हम एक और डीमन लॉर्ड को देखते हैं जिसका नाम ब्लैक पर्चर है, जिससे इस समय लेटिशिया लड़ाई कर रही है। ब्लैक पर्चर एक काफी ज्यादा अजीब से डिवाइस का यूज कर रही है जिसका नाम स्टर्म है। अब लेटिशिया ब्लैक पर्चर से लड़ने के लिए अपनी अडल्ट फॉर्म में आ जाती है और वो उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन लेटिशिया के हमले से ब्लैक पर्चर को कुछ भी नहीं होता। यहीं पर उधर सेंडोरा आ जाती है, जो कि उस मैजिकल डिवाइस स्टर्म को पूरी तरीके से तबाह कर देती है, और वो भी ब्लैक पर्चर के साथ लड़ने लग जाती है। शहर के बीच में हम देखते हैं कि एक बहुत ज़्यादा अजीब सा मैजिक फैल जाता है, जिससे सारे लोग एक दूसरे से ही लड़ना शुरू कर देते हैं। और स्टेडियम के अंदर हम देखते हैं कि शिरोयाशा के बाहर एक बैरियर बन चुका है, जिस बैरियर के अंदर होकर शिरोयाशा कुछ भी नहीं कर सकती। यहीं पर आस्का, कासुकाबे और जिन के पास रातेन आती है, और वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अच्छे से एंटरटेन करो। यहीं पर रातेन एक बांसुरी बजाने लग जाती है, जिससे कासुकाबे, आस्का और जिन के कान फटने लग जाते हैं, और कासुकाबे के कान तो बहुत ही ज्यादा दुखते हैं। जिस चीज को देखते हुए आस्का जिन के ऊपर अपना मैजिक करती है और उसे अपने साथ कासुकाबे को यहाँ से ले जाने का ऑर्डर दे देती है, जिसके बाद जिन कासुकाबे को यहाँ से ले जाता है। यहीं पर वो रातेन के ऊपर भी मैजिक करके उसे थोड़े समय के लिए रोक देती है, जिसके बाद जैसे ही वो अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, तभी रातेन आस्का को नीचे गिरा देती है और उसके हाथ को कुचलने लग जाती है। इस चीज को देखकर शिरोयाशा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं पा रही। इस समय तक शहर के अंदर मौजूद सारे के सारे लोग हिप्नोटाइज हो चुके हैं, और सारे के सारे सोल्जर्स ने एक दूसरे से जोरों शोरों से लड़ना भी शुरू कर दिया है। लेकिन रातेन, वैसर और ब्लैक पर्चर अभी और कुछ करते ही कि उसी समय हम देखते हैं यहाँ पर उसागी आती है, जो ब्लैक पर्चर की पार्टी से कहती है कि उसने नेगोशिएशन करना है, जिस वजह से इस मैच को अभी के अभी बंद किया जा रहा है। जिसके बाद ये सारे के सारे लोग एक मीटिंग को अरेंज करते हैं, जहाँ पर उसागी रिक्वेस्ट करती है कि इस मैच को आज से 1 हफ्ते बाद करा जाए, ताकि यहाँ पर मौजूद सारे के सारे लोग लड़ाई के लिए तैयार हो सकें। तभी ब्लैक पर्चर बताती है कि उसने यहाँ पर मौजूद सारे लोगों के अंदर ब्लैक प्लेग फैला दिया है, जो कि आने वाले 10 दिन के बाद यहाँ पर मौजूद सारे के सारे लोगों को मार देगा, और जब तक हार या जीत का फैसला ना हो जाए तब तक वो शिरोयाशा को भी बाहर नहीं निकालने वाले बैरियर से। यहीं पर रातेन बताती है कि उसने भी आस्का को एज अ हॉस्टेज लिया हुआ है, अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो फिर वो उसे भी मार सकती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम आस्का को देखते हैं, जो कि इस समय काफी ज्यादा खंडर से एरिया में गिरी हुई है। ये एरिया और कोई नहीं, वही वाली गुफा है जिधर आस्का पहले घूमने आई थी। अब ब्लैक पर्चर के पास बहुत ज्यादा बहसबाजी करने के बाद ब्लैक पर्चर मान जाती है कि मैच को 1 हफ्ते के बाद करा जाएगा,
इज़ायोई यहाँ पर एक कंडीशन रखता है कि उसागी को भी मैच में पार्टिसिपेट करने की परमिशन दी जाए। इसी के साथ वो कहता है कि इस मैच को सिर्फ 24 घंटे के लिए किया जाएगा। अगर वो इस मैच में हार गए तो फिर वो उसागी को अपने पास रख सकते हैं और यहाँ पर मौजूद सारे के सारे लोगों को मार के उनकी आत्मा का इस्तेमाल करते हुए अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं, जिस चीज़ को ब्लैक पर्चर मान जाती है। और अब ये तय हो चुका है कि उनका मैच 1 हफ्ते बाद होने वाला है आज से। सीन शिफ्ट होता है और हम दोबारा से आस्का को देखते हैं जिसे रातन फिंगर उठाती है। आस्का अपने सामने रातन फिंगर को देखती है और वो बहुत सारी अजीब सी लाइटों को देखती है, जिनके सामने वही वाला रोबोट है जो उसने गुफा में पहले देखा था। ये सारी की सारी लाइटें आस्का को बताती हैं कि ये सारी वो स्पिरिट्स हैं जिन्हें पाइड पाइपर ऑफ हैमिलिन ने अपनी बांसुरी का इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल कर लिया था और उन सभी के सभी को पानी के अंदर डुबा के मार दिया था। वो बताती है कि ये रोबोट और किसी ने नहीं, इन सारी की सारी स्पिरिट्स ने बनाया है और वो आस्का को ये रोबोट यूज करके ब्लैक पर्चर को हराने के लिए कहते हैं, जिस चीज के लिए आस्का मान जाती है और वो कहती है कि मुझे लग रहा है कि अब चीजें इंटरेस्टिंग हो रही हैं, जिसके साथ वो रोबोट भी आस्का के कंट्रोल में आ जाता है। अब 4 दिन बीत चुके हैं और हम देखते हैं कि ब्लैक प्लेग से यहाँ पर मौजूद सारे के सारे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आनी शुरू हो चुकी हैं। हम इज़ायोई को कासुकाबे के पास देखते हैं, जहाँ पर इज़ायोई उसके पास बैठा है क्योंकि कासुकाबे की तबीयत काफ़ी ख़राब है। वो उससे काफ़ी देर बातचीत करता है कि वो ब्लैक पर्चर को किस तरह हराने वाले हैं और बातचीत करते हुए उसे याद आता है कि शहर में अलग अलग जगहों पर कुछ आईने पड़े हैं जिनमें पाइड पाइपर ऑफ हैमिलिन की तस्वीरें बन चुकी हैं और ये आईने उन 3 डीमन लॉर्ड्स को पावर देते हैं। जिसके बाद वो कहता है कि मैं सब कुछ समझ चुका हूँ और वो यहाँ से चले जाता है और कासुकाबे सोच में पड़ जाती है कि आखिर इज़ायोई इतना ज़्यादा अजीब क्यों है। इसके बाद आ जाता है 7वां दिन, जहाँ पर हैमिलिन शहर में मौजूद सारे के सारे लोगों ने हथियार उठा लिए हैं। वैसे रातेन और ब्लैक पर्चर भी इस समय तैयार हो चुके हैं जोरों शोरों से लड़ने के लिए। जैसे ही 7वें दिन का समय पूरा हो जाता है, शहर के अंदर मौजूद सारे के सारे लोग यहाँ पर मौजूद पाइड पाइपर ऑफ हैमिलिन के शीशों को तोड़ना शुरू कर देते हैं ताकि ब्लैक पर्चर की आर्मी की पावर्स कम हो सके। ये चीज़ देखकर ब्लैक पर्चर भी हैरान थी कि आखिर इन सब लोगों को इस चीज़ के बारे में इतनी जल्दी कैसे पता चल गया। तभी ब्लैक पर्चर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और वो सारे के सारे शहर को चेंज कर देती है। शाम के समय वो अंधेरे में तब्दील कर देती है और यहाँ पर मौजूद सारे के सारे आईनों को छुपा देती है। वो पूरे शहर को बिल्कुल वैसा कर देती है जैसा 12वीं सदी में हैमिलिन शहर था। यहीं पर हम इज़ायोई को देखते हैं जिसके पास वेसर हमला करने के लिए आता है। वेसर इज़ायोई का सिर पकड़ के उसे दूर फेंक देता है, जिससे हम देखते हैं कि इज़ायोई को काफी ज्यादा डैमेज भी होता है। वो दोनों के दोनों अपनी फुल पावर पे लड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे बहुत डिस्ट्रक्शन होती है। यही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लैक पर्चर से उसागी और सेंडोरा लड़ रहे हैं अपनी पावर्स का यूज करते हुए। शहर के लोगों ने भी दोबारा से आईनों को ढूंढ के उन्हें तबाह करना शुरू कर दिया है। लेकिन तभी यहाँ पर इन सारे लोगों को रोकने के लिए रातेन आ जाती है, जो कि कुछ ड्रैगन्स को कंट्रोल करके इनके ऊपर हमला करने लग जाती है। लेकिन इन हमलों से लेटिशिया सबको डिफेंड करने लग जाती है। लेकिन तभी वो यहाँ पर स्टर्म को समन कर देती है, जो कि अभी लोगों को कुछ खतरा पहुंचाता है कि उसी समय हम देखते हैं यहाँ पर आस्का अपने लाल वाले रोबोट को लेकर आ जाती है। और मैं सच बताऊं तो आस्का इस रोबोट को कंट्रोल करते हुए इस समय बहुत ही ज़्यादा कूल लग रही है। मैं ये बहुत पहले से बताना चाहता था, लेकिन आपका व्यूअर एक्सपीरियंस खराब ना हो इस वजह से मैंने बताया नहीं। वीडियो बनाने से पहले मैं इस सीरीज़ को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से देख रहा था, क्योंकि मुझे ये कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी। आप बताना कि इस सीरीज़ में आपका कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है। मेरी तो आस्का थी। सीन शिफ्ट होता है और हम दोबारा से इज़ायोई और वेसर को एक दूसरे से लड़ता हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो इस समय फाइट को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद हम दोबारा से आस्का को देखते हैं, जो कि इस समय रातेन से लड़ रही है। रातेन आस्का के ऊपर हमला करने के लिए 3 स्टर्म ले आई है, लेकिन आस्का अपने खतरनाक रोबोट का इस्तेमाल करते हुए तीनों के तीनों स्टर्म को बहुत ही ज़्यादा आसानी से ख़त्म कर देती है। रातेन आस्का के ऊपर पीछे से भी हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन आस्का उसको अपने रोबोट के हाथ में पकड़ लेती है और वो कहती है कि मुझे लगता है अब तुम्हारा जाने का समय आ चुका है। जिसके आंसर में रातेन कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे तुमसे लड़के काफ़ी मज़ा आया। जिसके बाद वो गुड बाय कहती है और यहाँ से डिसअपीयर हो जाती है। जिसके बाद हम सेंडोरा और उसागी को लड़ते हुए देखते हैं ब्लैक पर्चर के साथ, जहाँ पर उसागी अपने इंद्रा की स्पेयर और सेंडोरा अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए ब्लैक पर्चर से लड़ तो रहे हैं, लेकिन ब्लैक पर्चर के ऊपर उनके हमलों का बिल्कुल भी कोई असर नहीं हो रहा है। ब्लैक पर्चर बताती है कि इंग्लैंड में 13वीं से 14वीं सदी के बीच में ब्लैक प्लेग फैला था, जिसमें लगभग 50 मिलियन यानी 5 करोड़ लोगों की मौत हो चुकी थी, जो कि इंग्लैंड की लगभग आधी पॉपुलेशन है। और उन लोगों के सोल्स की एनर्जी उसके अंदर है इस समय।
जिसके बाद वो गुस्से में आ जाती है और अपनी पावर्स को अनलीश करना शुरू कर देती है। सीन शिफ्ट होता है और हम इज़ायोई और वैसर को एक दूसरे से लड़ते हुए देखते हैं, जहां पर इज़ायोई कहता है कि पाइड पाइपर ऑफ हेमिलियन और कोई नहीं बल्कि तुम हो वैसर। जिसके बाद वैसर कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने इस चीज का पता लगा दिया। जिसके बाद वो और भी ज्यादा जोश में आ जाता है लड़ने के लिए और इज़ायोई भी उससे बहुत ज्यादा जोरों शोरों से लड़ने लग जाता है। बहुत ज्यादा देर लड़ाई करने के बाद हम देखते हैं कि इज़ायोई के हाथों से खून भी निकलने लग जाता है, लेकिन अंत में हम देखते हैं कि जो हारता है वो और कोई नहीं वैसर है। यहीं पर इज़ायोई वैसर से कहता है कि उसे वैसर के साथ लड़के बहुत मजा आया, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह की लड़ाई नहीं लड़ी। तभी वैसर कहता है कि मजा तो उसे भी आया, लेकिन अब उसका जाने का समय आ चुका है और वो यहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। इस चीज को जानते ही कि रातेन और वैसर दोनों के दोनों मर चुके हैं, ब्लैक पोचर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। जिसके बाद वो कहती है कि रूल्स की माँ की मैं अब सारे के सारे लोगों को मार दूंगी, और वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए पूरे शहर के अंदर जहरीली हवाओं को फैलाने लग जाती है, जिसे कोई भी एक बार सुन के मर सकता है। शहर के अंदर मौजूद काफी लोग मर भी जाते हैं और ज्यादातर लोग अपनी जान के लिए इधर उधर भागने लग जाते हैं। सेंडोरा को ये देखकर कि उसके लोग मर रहे हैं उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। यहीं पर उसागी नीचे एक बच्ची को भागते हुए देखती है और उसके पास वो जाने लग जाती है उसे बचाने के लिए। उसागी तो टाइम पर उस बच्चे को नहीं बचा पाती, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ कासुकाबे आ जाती है और कासुकाबे उस बच्चे के पास तो आ जाती है, लेकिन वो उसे लेकर यहाँ से भाग नहीं पाती। और वो अभी अपनी मौत का इंतजार कर ही रही थी कि उसी समय यहाँ पर आस्का आकर इस हमले को रोकने लग जाती है और वो कासुकाबे से इधर से भागने के लिए कहती है। यही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसागी के ऊपर भी ये जहरीली हवा आने वाली थी, पर तभी इज़ायोई उधर आकर उसागी को भी बचा लेता है और इस हवा को भी तोड़ देता है अपनी टांग से। मुझे भी अभी तक समझ नहीं आया कि आखिर इज़ायोई के पास ऐसी कौन सी अननोन एबिलिटी है जो कि मैजिक को भी काट देती है। जो भी है, इज़ायोई ब्लैक पर्चर के साथ लड़ना शुरू कर देता है और उसे टांग मार के दूर फेंक देता है। यहीं पर उसागी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए वहां पर मौजूद सारे के सारे लोगों को चंद्र महल ले जाती है, जो कि किसी कारण की वजह से स्पेस में चांद के ऊपर है, राजस्थान में होने की जगह। उसागी ने ऐसा इस वजह से करा ताकि वो शहर में मौजूद सारे लोगों को मार ना सके। अब ये सारी चीजें देखते हुए ब्लैक पर्चर बुरी तरीके से बावड़ी होने लग जाती है और अपनी पावर्स का यूज करते हुए हमला करती है, लेकिन तभी उसागी अपनी एक और एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उसके मैजिक अटैक को कैंसिल कर देती है। जिसके बाद इज़ायोई ब्लैक पर्चर के पास जाकर उसे एक लात मार देता है। यही सेंडोरा मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसको बांध देती है फायर मैजिक से। यहीं पर आस्का उसागी की एक मैजिक एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए अपने रोबोट से इंद्रा के त्रिशूल को शूट कर देती है ब्लैक पर्चर के ऊपर, जो कि ब्लैक पर्चर की छाती के अंदर चले जाता है और उसकी धज्जियां उड़ जाती है। जिसके साथ यहाँ पर एक बहुत भयानक धमाका होता है और ब्लैक पर्चर मर जाती है। हेमेलिन शहर के अंदर हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं। अब उसागी और बाकी सारे लोग दोबारा से नो नेम्स के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर वो सारे लोग बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। कुछ समय में हम देखते हैं कि वो पूरी की पूरी जगह उपजाऊ हो जाती है। अभी तक नो नेम्स कम्युनिटी का नाम भी वापस नहीं आया है और काफी सारी चीजें अधूरी भी हैं, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी इस एनीमे का ये सीजन खत्म हो जाता है। इस एनीमे का नाम है प्रॉब्लम चिल्ड्रन आर कमिंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड आर नॉट दे। इस एनीमे का सिर्फ एक सीजन ही आया है, जिसके सिर्फ 10 एपिसोड थे। स्टार्टिंग के 4-5 एपिसोड्स तक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छा मटेरियल था कवर करने को, लेकिन आगे जाते हुए शो का मटेरियल काफी ज्यादा कम होता रहा, तो फिर ये वीडियो काफी छोटी बनी है। स्टार्टिंग में मेरा मन इस वीडियो को 1.5 घंटे का बनाने का कर रहा था, लेकिन एंड तक आते हुए मैंने इस वीडियो को 1 घंटे का कर दिया। जो भी है, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फिर मैं चाहता हूँ कि आप इस एनीमे को एक जजमेंट बनाकर रेटिंग दो। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में 1 से 10 के बीच में कोई रेटिंग दे सकते हो इस एनीमे को, और मैं चाहता हूँ कि ये आप इस वीडियो को अभी के अभी पॉज करके करो। मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक रेटिंग दे दी होगी, तो फिर अब मैं अपने ओपिनियन की बात कर लेता हूँ। ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे ये एनीमे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, लेकिन ये एनीमे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन के साथ आता है, जिस वजह से मैंने बहुत सारी स्टोरी को इधर से उधर घुमा दिया है और इसे बहुत ज़्यादा सिंपल एक्सप्लेनेशन में तब्दील कर दिया। अगर मैं एक एपिसोड को पूरा एज इट इज समझाने के लिए बैठ जाता तो फिर ये वीडियो शायद 4 या 5 घंटे की भी चले जाती, लेकिन उतनी ज्यादा जाने के बावजूद भी आपको समझ नहीं आता कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। उसके बावजूद भी इसके कैरेक्टर काफी ज्यादा अच्छे थे और स्टोरी भी उतनी बुरी नहीं थी। तो पहले अगर बात करी जाए कि मैं इस एनीमे की स्टोरी को कितनी रेटिंग दूंगा, तो फिर मैं इस एनीमे की स्टोरी को रेटिंग दूंगा 6.8 की आउट ऑफ 10। इसके बाद बात करी जाए अगर एनिमेशन की, तो फिर एनिमेशन भी काफी ज्यादा अच्छी थी।
आप में से कुछ लोगों को अभी भी ऐसा लग रहा होगा कि यह एनीमे 2022, 23, 24, 25 का है, लेकिन मैं आपको अभी के अभी गलत साबित कर सकता हूँ, क्योंकि यह एनीमे 2013 में बना है। 12 साल पुराना एनीमे होने के बावजूद भी इसकी एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो अगर मुझे एनिमेशन को रेटिंग देनी हो तो फिर मैं देना चाहूँगा 8.9 की आउट ऑफ 10। इस एनीमे में थोड़ी बहुत फैन सर्विस थी कुरोसागी को लेकर, लेकिन मुझे लगता है कि एक एनीमे के अंदर उतनी फैन सर्विस होना ज़रूरी भी है। और अब से मैं रिव्यू के बाद एक और चीज़ को ऐड करने वाला हूँ, जो है कि मुझे एनीमे में कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं कुछ ज़्यादा इसमें पॉइंट्स नहीं रखने वाला। तो इस एनीमे में जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर था वो असल में आस्का कुडो थी। मुझे ये कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे दिल से लग रहा है कि ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा था। जो भी है, आप भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था। बाकी आज की वीडियो के लिए तो बस इतना ही। अगर आपको और ऐसा कंटेंट देखना है तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो अच्छी लगी तो फिर इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।